हेलो मेरे आईसीएसई के दोस्तों एंड वेलकम बैक टू योर पर्सनल हब फॉर डाउट क्लियरेंस. So, in this video, we will be looking at some important tips and tricks to tackle and manage geography in an easy yet effective way. And we will also cover the chapter Climate, which is an important and scoring chapter of ICSE Class 10th Geography. So, without losing any more time, let's have a glance at our first video segment titled How to Tackle and Manage Geography Effectively. तो एज़ यू ऑल नो कि ज्योग्राफी हमारा दो पार्ट्स में डिवाइडेड है. एक तो हो गया मैप वर्क और दूसरा हो गया थ्योरी. तो मैप वर्क के बारे में हम लोग कभी किसी और दिन बात करेंगे. आज हम लोग थ्योरी को डिस्कस करते हैं. तो थ्योरी में हमारा टोटल 16 चैप्टर आने वाला है विच मेक्स ज्योग्राफी लुक वेरी लेंदी एंड बोरिंग. बट हियर कम्स द ट्विस्ट. आर 6 चैप्टर मेथड वॉट एवर आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन इन दिस मेथड इज टोटली बेस्ड ऑन स्पेसिमेन पेपर्स, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस एंड ऑथेंटिक सोर्सेज, सो यू कैन रिलाई ऑन इट. तो इस मेथड में हम लोग सारे चैप्टर्स को ना करके सिर्फ उन चैप्टर्स को फुल डिटेल में करेंगे जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट और स्कोरिंग है, विच इंक्लूड्स क्लाइमेट, सॉइल रिसोर्सेज, नेचुरल वेजिटेशंस, वाटर रिसोर्सेज एंड ट्रांसपोर्टेशन. बट वेट, यहाँ पे तुम लोग सोच रहे हो कि हमने जो मेथड के बारे में कहा है तो उसमें तो 6 चैप्टर हैं, 6 चैप्टर मेथड, बट अभी तक हमने सिर्फ 5 ही चैप्टर को डिस्कस किया है. तो यहाँ पे जो छठा चैप्टर होगा तो वो हमारा बैकअप चैप्टर होगा कि अगर इनमें से किसी एक चैप्टर में कुछ ऊपर नीचे होता है तो उस चैप्टर के कारण हम लोग अपने मार्क्स को खोने से बच पाएँ. तो यहाँ पे छठा चैप्टर तुम लोग अपने हिसाब से कुछ भी रख सकते हो, बट आई प्रेफर कि वेस्ट मैनेजमेंट को रखना क्योंकि वो ज़्यादा लेंदी नहीं है और इजी टू अंडरस्टैंड है. एंड फ्रैंकली स्पीकिंग, तो अगर तुमने अपने चैप्टर्स को इस मेथड के हिसाब से तैयार किया ज्योग्राफी में, तो आई कैन गारंटी यू कि सेक्शन बी में तुम्हें फुल नंबर मिलने से कोई नहीं रोक सकता. सो आफ्टर कवरिंग ऑल दी 6 मेन चैप्टर्स, हम लोग बचे हुए चैप्टर्स के पॉसिबल एमसीक्यू टाइप्स क्वेश्चंस को भी डिस्कस करेंगे क्योंकि एग्जाम में जो एमसीक्यू है वो पूरे बुक से आने वाले हैं. एंड जो बचा हुआ मैप वर्क वाला पार्ट है तो उसे भी हम लोग किसी और वीडियो में जल्दी कवर करेंगे. अंटिल देन लेट्स हेड ऑन टू वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड स्कोरिंग चैप्टर ऑफ आईसीएसई क्लास 10th ज्योग्राफी टाइटल्ड द क्लाइमेट. तो सबसे पहले तो इस चैप्टर में कुछ भी रेड्यूस नहीं हुआ है, इसका मतलब हमें पूरा चैप्टर पढ़ना है. एंड फ्रैंकली स्पीकिंग तो ये चैप्टर काफ़ी सिंपल है, बट स्टूडेंट्स के बीच में ये मिसअंडरस्टैंडिंग है कि चैप्टर काफ़ी लेंदी है, मतलब समझ नहीं आएगा, बोरिंग चैप्टर है. तो भाई ऐसा नहीं है, ये चैप्टर सिर्फ रीजनिंग के ऊपर बेस्ड है. बट फिर भी तुम्हारे कंटेक्स्ट के लिए बता दूं कि ये चैप्टर बस इतना ही कहता है कि कैसे किसी फिनोमेनन का स्टार्टिंग का कारण कोई दूसरा फिनोमेनन होता है, मतलब कि सब कुछ इंटर रिलेटेड है. तो बस इतना ही ये चैप्टर कहता है. तो इस चैप्टर में बेसिकली हम लोग क्लाइमेट ऑफ इंडिया के बारे में देखने वाले हैं. तो क्लाइमेट ऑफ इंडिया से पहले हम लोग देखते हैं कि लोकेशन क्या है इंडिया का. तो इंडिया हमारा ट्रॉपिकल बेल्ट में लोकेटेड है, इसका मतलब कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर इसे बीच में से डिवाइड करता है. तो इसी की वजह से इंडिया का क्लाइमेट ट्रॉपिकल मानसून टाइप है. तो यहाँ पे एक क्वेश्चन अराइज हो सकता है कि व्हाट इज द नेम गिवन टू द क्लाइमेट ऑफ इंडिया. तो इसका आंसर होगा कि ट्रॉपिकल मानसून टाइप, और ये वाला क्वेश्चन 2016 के बोर्ड एग्जाम में आ चुका है. तो इसलिए हमें इस बात पे ध्यान देना है कि इंडिया का क्लाइमेट जो है तो ट्रॉपिकल मानसून टाइप का है, और इस टाइप के क्लाइमेट में बेसिकली हाई टेम्परेचर्स और ड्राई विंटर्स को रिकॉर्ड किया जाता है. तो ये इसके कैरेक्टरिस्टिक्स हो गए, और ये चैप्टर बेसिकली क्लाइमेट के ऊपर ही है. तो इट इज़ इंपॉर्टेंट टू नो कि व्हाट इज क्लाइमेट. तो क्लाइमेट कैन बी डिफाइंड एज द एवरेज वेदर कंडीशन स्प्रेड ओवर अ लॉन्ग पीरियड फॉर अ गिवन लार्ज एरिया. मतलब कि क्लाइमेट बेसिकली कुछ नहीं है बट वेदर कंडीशन है जो कि एक बहुत बड़े एरिया पे बहुत टाइम तक रहता है. तो उसी को हम लोग क्लाइमेट कहते हैं. तो क्लाइमेट और वेदर में ज़्यादा डिफरेंस नहीं है. वेदर है कि वो शॉर्ट पीरियड के रहता है और ज़्यादा एरिया को भी कवर नहीं करता, बट क्लाइमेट है कि वो ज़्यादा एरिया पे रहता है ज़्यादा समय तक के लिए. तो जैसा कि अब हम लोग समझ चुके हैं कि इंडिया का क्लाइमेट ट्रॉपिकल मानसून टाइप का है, तो इस हिसाब से अगर लॉजिकली देखें तो पूरे इंडिया में सेम टेम्परेचर, सेम वेदर कंडीशंस, हर चीज़ होना चाहिए. बट इंडिया की ज्योग्राफिकल लोकेशन की वजह से टेम्परेचर एंड अदर फैक्टर्स वेरीज फ्रॉम प्लेस टू प्लेस. फॉर एग्जाम्पल, राजस्थान में एक शहर है बारमार कहके, जहाँ पे जून के महीने में जब गर्मी अपने चरम पे होती है तो टेम्परेचर 48 डिग्री सेल्सियस से 50 डिग्री तक पहुंच जाता है. इसी वजह से देख सकते हो कि कैसे अगल बगल का इलाका कितना डेजर्ट टाइप है. वहीं पे एक जगह है पहलगाम जो कि कश्मीर के पास है, तो वहाँ पे टेम्परेचर उस सेम दिन 22 डिग्री सेल्सियस ही रहता है. और इतना ही नहीं, कारगिल के पास एक सेक्टर, एक एरिया है द्रास कहके, जहाँ पे टेम्परेचर -40 डिग्री तक पहुँच जाता है. तो यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं, ऑब्जर्व कर सकते हैं कि कैसे इंडिया के अलग अलग जगह पे अलग अलग टेम्परेचर होता है. और इन्हीं वेरिएशंस की वजह से इंडिया में मेनली 2 टाइप के सब क्लाइमेट्स होते हैं. एक हो गया हमारा कॉन्टिनेंटल टाइप ऑफ क्लाइमेट और दूसरा हो गया ट्रॉपिकल टाइप ऑफ क्लाइमेट. ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो इंडिया को बीच में से डिवाइड करता है, तो ऊपर वाले एरिया में यानी कि जो नॉर्दर्न एरिया है तो वहाँ पे कॉन्टिनेंटल टाइप ऑफ क्लाइमेट होता है, और वहीं नीचे वाले कोस्टल एरियाज के पास में वहाँ पे ट्रॉपिकल टाइप ऑफ क्लाइमेट होता है. और ट्रॉपिकल टाइप ऑफ क्लाइमेट यानी कि मेनली मैरीटाइम क्लाइमेट होता है, तो वहाँ पे ना ही ज़्यादा गर्मी होगी ना ही ज़्यादा ठंडी होगी. बट वहीं कॉन्टिनेंटल टाइप ऑफ क्लाइमेट में हर चीज़ एक्सेस में होता है. गर्मी पड़ेगी भाई तो एक्सेस में ही पड़ेगी, और ठंड होगी तो एक्सेस में ही ठंड होगी. इसी डिवीजन की वजह से जो केरला है तो वहाँ पे ट्रॉपिकल टाइप ऑफ क्लाइमेट होता है, बट पंजाब में कॉन्टिनेंटल टाइप ऑफ क्लाइमेट होता है क्योंकि पंजाब इंटीरियर में पड़ता है, और केरला क्योंकि वो कोस्टल एरिया में पड़ता है तो वहाँ पे ट्रॉपिकल टाइप ऑफ क्लाइमेट होता है. तो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टेम्परेचर का एक और एग्जाम्पल हम लोग देखते हैं कि
कारगिल में दिसंबर के महीने में टेम्परेचर -40 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है, बट वहीं केरला में वो टेम्परेचर 20 से 22 डिग्री सेल्सियस तक वेरी करते रहता है। यहाँ पे हम लोग क्या देख रहे हैं कि टेम्परेचर को मेनली दो फैक्टर्स डोमिनेट कर रहे हैं या अफेक्ट कर रहे हैं। सबसे पहला तो हो गया नियरनेस टू द सी और दूसरा हो गया एल्टीट्यूड। जैसा कि कारगिल का एल्टीट्यूड केरला से बहुत ही ज्यादा है, इसीलिए वहाँ पे टेम्परेचर भी कम होता है केरला के कंपैरिजन में। और वहीं केरला कारगिल से ज़्यादा करीब है अपने सराउंडिंग वाटर बॉडी के, इसीलिए वहाँ पे मैरीटाइम क्लाइमेट यानी कि ट्रॉपिकल क्लाइमेट होता है। और इसी से हम लोग क्या देखते हैं कि जैसे कि मालाबार कोस्ट जो कि कोस्टल एरिया में पड़ता है, तो वहाँ पे जो एनुअल रेंज ऑफ टेम्परेचर है वो 3 डिग्री सेल्सियस से जाता है, बट वहीं इंडिया के इंटीरियर्स में यानी नॉर्दर्न पार्ट्स में वो एनुअल रेंज ऑफ टेम्परेचर 20 डिग्री सेल्सियस जाता है। तो यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि कैसे टेम्परेचर बहुत ही ज़्यादा मात्रा में वेरी करता है बेस्ड ऑन एल्टीट्यूड एंड नियरनेस टू द सी। तो अब हम लोग देखते हैं कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रेसिपिटेशन कैसा है पूरे इंडिया में। तो इंडिया में बेसिकली देखो कि टेम्परेचर ही वेरी नहीं करेगा, सिर्फ यहाँ पे रेट ऑफ रेनफॉल भी वेरी करते रहता है। कहीं पे ज़्यादा बारिश होगी तो कहीं पे कम बारिश होगी। उसी हिसाब से चेरापूंजी और मैसूरम जो कि मेघालय में है, तो वहाँ पे सालाना 1100 सेंटीमीटर बारिश होती है। वहीं हम लोग क्या देखते हैं कि जैसलमेर जो कि राजस्थान में है, तो वहाँ पे सालाना सिर्फ 9 सेंटीमीटर बारिश होती है। और इतना ही नहीं, मेघालय में एक जगह है तुरा कह के, जहाँ पे एक दिन में इतना पानी पड़ता है जितना पूरे जैसलमेर में 10 साल में नहीं पड़ेगा। तो यहाँ पे हम लोग क्या देखते हैं कि रेट ऑफ प्रेसिपिटेशन या फिर रेनफॉल कितना ज्यादा अमाउंट में वेरी करता है फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। और इसी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रेसिपिटेशन का हम लोग एक और एग्जांपल देखते हैं कि कैसे जुलाई अगस्त के महीने में जब मानसून अपने चरम पे होती है, तो उस पॉइंट पे भी कोरोमंडल कोस्ट पूरी तरह से ड्राई होता है। वहीं नॉर्दर्न इंडिया में जैसे कि गैंगटिक डेल्टा और उड़ीसा का कोस्टल प्लेन, तो उस जगह पे पूरी तरह से थंडरस्टॉर्म और फ्लड्स आए होते हैं। और यहाँ पे क्वेश्चन भी अराइज हो सकता है कि नेम द एरिया विच रिमेन्स कम्प्लीटली ड्राई इन मानसून सीजन। तो आंसर होगा कोरोमंडल कोस्ट। तो देखो बेसिकली ये सब जगह से जो है एमसीक्यू ही आता है, जहाँ पे मुझे लगे कि इंपॉर्टेंट पॉइंट है तो वहाँ पे मैं बताता जाऊंगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग एक एक्सेप्शन क्या नहीं पढ़ते हैं कि जब पूरे इंडिया में मानसून अपने पीक पे रहते हैं यानी कि जून से सितंबर तक के महीने में, तो उस पॉइंट पे तमिलनाडु वाला एरिया पूरी तरह से ड्राई होता है और फिर कहीं जाके विंटर सीजन में तमिलनाडु में बारिश होती है। तो इन सभी एग्जाम्पल से ये बात पूरी तरह से क्लियर हो जाती है कि इंडिया का क्लाइमेट भले ही ट्रॉपिकल मानसून टाइप का हो, बट यहाँ के क्लाइमेटिक कंडीशंस को कुछ मेजर फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं। तो इसीलिए हम लोग देखते हैं कि क्या वो फैक्टर्स हैं, फैक्टर्स अफेक्टिंग द क्लाइमेट ऑफ इंडिया। तो हमारा सबसे पहला फैक्टर है हिमालयस। तो देखो ये सेंट्रल एशिया वाला इलाका हो गया, साइबेरिया वगैरह, और ये इंडिया हो गया। तो हिमालयस बेसिकली एक बैरियर की तरह एक्ट करता है जो कि कोल्ड साइबेरियन विंड्स को इंडिया में आने से रोकता है। और इतना नहीं, हिमालयस की वजह से ही नॉर्दर्न इंडिया में रेनफॉल एक्सपीरियंस होता है, क्योंकि जब साउथ वेस्ट मानसून जब इंडिया के ऊपर से क्रॉस कर रही होती है, तो हिमालय से टकरा के उसी पॉइंट पे कंडेंस हो जाती हैं और रेनफॉल प्रोवाइड करती हैं, जिसकी वजह से बहुत सारे रिवर्स ओरिजिनेट होते हैं जो कि डायरेक्टली या इनडायरेक्टली इंडिया की फर्टिलिटी को इफेक्ट करते हैं। तो यहाँ पे हम लोग कंक्लूड कर सकते हैं कि हिमालयस अगर नहीं होते तो इंडिया कब का एक कोल्ड डेजर्ट बन गया होता है, जहाँ पे लिविंग ऑर्गेनिज्म का रहना ऑलमोस्ट नामुमकिन होता। तो हमारा दूसरा जो फैक्टर है वो है रिलीफ फीचर्स। तो देखो रिलीफ बेसिकली किसी पर्टिकुलर एरिया के माउंटेन्स और प्लेट्यूज को कहा जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे तुम लोग के मन में क्वेश्चन अराइज हो सकता है कि कैसे माउंटेन्स और प्लेट्यू क्लाइमेट ऑफ इंडिया को अफेक्ट करते हैं। तो इस बात को कुछ एग्जांपल्स की मदद से एक्सप्लेन करते हैं। तो जैसे देखो ये वेस्टर्न घाट्स हो गए, ठीक है। तो वेस्टर्न घाट्स के वेस्टर्न पार्ट पे यहाँ पे बहुत ज्यादा मात्रा में रेनफॉल होता है। क्यों? क्योंकि जब ये साउथ वेस्ट मानसून विंड्स जो अरेबियन सी से ओरिजिनेट होते हैं, तो ये जब वेस्टर्न पार्ट से टकराते हैं तो वहाँ पे कंडेंस होकर रेनफॉल प्रोवाइड करते हैं। वहीं जो इसका रेन साइडो वाला एरिया जो कि डेक्कन प्लेट्यू वाला एरिया होता है मैक्सिमम, तो वहाँ पे कंपैरेटिवली बहुत कम मात्रा में रेनफॉल होता है, जिस वजह से वो मैक्सिमम ड्राई ही रहता है। अब यहाँ पे क्वेश्चन अराइज हो सकता है कि राजस्थान में भी तो रिलीफ फीचर है अरावली रेंजेस, तो वहाँ पे ऐसा डेजर्ट टाइप ऑफ एरिया क्यों है? तो इसका ये आंसर होगा कि जो अरावली रेंजेस है तो वो साउथ वेस्ट मानसून विंड्स के पैरेलल में पड़ता है, जिस वजह से जो अरावली रेंज है तो वो साउथ वेस्ट मानसून विंड्स को रोक नहीं पाता और इसीलिए वो एरिया में स्कैरसिटी ऑफ रेनफॉल होता है, जिस वजह से वो एरिया ड्राई रहता है। तो इस फेनोमेनन का हम लोग एक और एग्जांपल देखते हैं कि ये जो असम का ये सदर्न वाला एरिया है, तो यहाँ पे जब बे ऑफ बंगाल से मॉइस्चर लेडन विंड्स राइज होते हैं तो यहाँ पे टकरा के कंडेंस होकर रेनफॉल प्रोवाइड करते हैं। वहीं ये जो नॉर्दर्न वाला एरिया तो ये कंपेरेटिवली बहुत ड्राई रहता है, क्योंकि ये रेन साइड वाला एरिया में पड़ता है। तो ये सबसे हम लोग समझ सकते हैं कि रिलीफ फीचर्स भी क्लाइमेट ऑफ इंडिया को बहुत ज्यादा अमाउंट पे अफेक्ट करते हैं। तो हमारा तीसरा जो फैक्टर है वो है मानसून विंड्स। तो देखो मानसून विंड्स का एक अपना मैकेनिज्म है। एक्चुअली इसमें होता क्या है कि ये जो पूरा लैंड वाला एरिया है इंडिया का, तो गर्मी के मौसम में बहुत ज्यादा हीटअप हो जाता है, जिस वजह से यहाँ पे लो प्रेशर एरिया क्रिएट होता है। फिर जो ये वाटर बॉडीज वाला एरिया है तो यहाँ पे हाई प्रेशर एरिया क्रिएट होता है, क्योंकि इसका जो टेम्परेचर है वो लैंड के मुकाबले बहुत कम रहता है। और हमें ये बात पता है कि जो विंड है तो वो हाई प्रेशर से लो प्रेशर में जाएगा। इस वजह से जो साउथ वेस्ट मानसून विंड्स है तो वो वाटर बॉडीज से ओरिजिनेट होकर लैंड की तरफ आते हैं, जिस वजह से पूरे इंडियन सब कॉन्टिनेंट में बारिश होती है।
तो ये तो बात होगी समर सीजन की। अब विंटर सीजन में समर सीजन का जस्ट अपोजिट होता है। एक्चुअली यहाँ पे जो लैंड वाला एरिया होता है ये सब, तो यहाँ पे हाई प्रेशर एरिया क्रिएट हो जाता है, और जो वाटर बॉडीज वाला एरिया तो यहाँ पे लो प्रेशर एरिया क्रिएट होता है। और इसी वजह से जो नॉर्थ ईस्ट मानसून विंड्स है तो वो लैंड से वाटर बॉडीज की तरफ मूव होते हैं, और जब भी नॉर्थ ईस्ट मानसून विंड्स बे ऑफ बंगाल को क्रॉस कर रहे होते हैं तो वहाँ पे मॉइस्चर को कलेक्ट कर लेते हैं, और जब तमिलनाडु को क्रॉस करने वाले होते हैं तो वहाँ पे रेनफॉल प्रोवाइड करते हैं। तो यहाँ पे ये बात हम लोगों को क्लियर हो गया कि क्यों तमिलनाडु में विंटर सीजन में बारिश होती है। तो अब हम लोग अपने चौथे फैक्टर को देखते हैं जो कि है लैटिट्यूड। तो देखो, इंडियन सब कॉन्टिनेंट को ट्रॉपिक ऑफ कैंसर दो पार्ट में डिवाइड करता है। एक तो हो गया नॉर्दर्न पार्ट जो कि टेम्परेट जोन में लाई करता है, और दूसरा हो गया सदर्न पार्ट जो कि ट्रॉपिकल जोन में लाई करता है। और इसी फेनोमेनन की वजह से नॉर्दर्न पार्ट में कॉन्टिनेंटल टाइप ऑफ क्लाइमेट होता है, जिस वजह से वहाँ पे जो गर्मी है तो वो भी एक्सट्रीम होती है, और जो ठंड का महीना है तो वो भी एक्सट्रीम होता है। बट जो सदर्न पार्ट वाला एरिया है तो वो ट्रॉपिकल जोन में पड़ता है, इसीलिए वहाँ पे ट्रॉपिकल क्लाइमेट या फिर मैरीटाइम क्लाइमेट होता है, जिस वजह से वहाँ पे ना ही ज़्यादा गर्मी होती है ना ही ज़्यादा ठंड होती है। तो हमारा पांचवा जो फैक्टर है वो एल्टीट्यूड। तो हमने एल्टीट्यूड के बारे में वीडियो के शुरू में भी देखा था कि कैसे एल्टीट्यूड कितने ज़्यादा अमाउंट में किसी पर्टिकुलर एरिया के टेम्परेचर को दूसरे एरिया से डिफर करता है। एक्चुअली यहाँ पे होता क्या है कि हर 166 मीटर राइज पे 1 डिग्री सेल्सियस का घटाव होता है, जिस वजह से जितना ऊपर जाया जाता है उतना टेम्परेचर में कमी होता है। इसी वजह से जो भी हिल स्टेशन वगैरह है तो वहाँ पे टेम्परेचर बहुत कम रहता है कंपेरिजन टू प्लेन एरियाज। फॉर एग्जाम्पल ऊटी का टेम्परेचर कोची से बहुत कम रहेगा क्योंकि ऊटी का एल्टीट्यूड बहुत ज़्यादा है। अब हम लोग अपने छठे फैक्टर पे ध्यान देते हैं जो कि इन्फ्लुएंस ऑफ द सराउंडिंग सीज। तो देखो, इंडियन सब कॉन्टिनेंट 3 साइड से वाटर बॉडी से घिरा हुआ है। एक साइड पे अरेबियन सी, दूसरे साइड पे इंडियन ओशन, और तीसरी साइड पे बे ऑफ बंगाल। और इन तीनों वाटर बॉडीज के एक बहुत ही प्रोफाउंड इंपैक्ट होता है क्लाइमेट ऑफ इंडिया पे, खास करके ये सदर्न पार्ट का ट्रॉपिकल जोन वाला एरिया। तो हम लोग यहाँ पे इस बात को कंक्लूड कर सकते हैं कि इन वाटर बॉडीज के प्रेजेंस की वजह से ही जो सदर्न पार्ट है इंडिया का तो वहाँ पे मैरीटाइम क्लाइमेट एक्सपीरियंस होता है। तो अब हमारा अगला फैक्टर है वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस। तो जैसे नाम से ही पता चल रहा है कि ये इंडिया में ओरिजिनेट नहीं होता है बल्कि मेडिटेरेनियन सी के पास ओरिजिनेट होता है। तो यहाँ पे एक्चुअली होता है क्या कि जब इंडिया में लो प्रेशर एरिया बनता है और वहीं पे मेडिटेरेनियन सी के पास हाई प्रेशर एरिया होता है, तो विंड्स हाई प्रेशर एरिया से लो प्रेशर एरिया यानी कि इंडिया की तरफ ब्लो होते हैं, और ये विंड्स मॉइस्चर को भी कैरी करते हैं, इसीलिए नॉर्दर्न प्लेन्स में बारिश होती है और जम्मू एंड कश्मीर वाले इलाके में स्नोफॉल होता है इन वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस के कारण। अब हम लोग देखते हैं कि कैसे जेट स्ट्रीम्स इंडिया के क्लाइमेट को अफेक्ट करते हैं। तो देखो, बेसिकली जेट स्ट्रीम्स जो हैं वो कोल्ड फास्ट ब्लोइंग विंड्स हैं जो कि अपर लेयर ऑफ एटमॉस्फेयर में प्रोड्यूस होते हैं, यानी कि ट्रोपोस्फेयर वाले लेयर में। और इंडिया के ऊपर से मेनली 2 टाइप के जेट स्ट्रीम्स क्रॉस होते हैं। एक तो हो गया वेस्टर्ली जेट स्ट्रीम जो कि नॉर्दर्न इंडिया में प्रिवेल करता है, और दूसरा हो गया ईस्टर्ली जेट स्ट्रीम जो कि सदर्न इंडिया के ऊपर से बहता है। और ये जो जेट स्ट्रीम्स होते हैं तो ये मेनली पुश या फिर कह लो प्रमोट करते हैं मानसून विंड्स को। और ये बात को ऑब्जर्व किया गया कि ज्यादातर रेनफॉल इन्हीं जेट स्ट्रीम्स के ट्रैक के आसपास होता है, मतलब कि जिधर से जेट स्ट्रीम्स क्रॉस किए हैं उसी एरिया के आसपास ज्यादातर रेनफॉल होता है। अब हम लोग अपने 9th फैक्टर को देखते हैं जो कि क्लाइमेट ऑफ इंडिया को अफेक्ट करता है, जो कि है डिस्टेंस फ्रॉम द सी। तो देखो, किसी पर्टिकुलर जगह का क्लाइमेट उस जगह कितना दूरी है समुद्र से या फिर नियरेस्ट वाटर बॉडी से, उस पर भी डिपेंड करता है। जैसे कि केरला का क्लाइमेट ट्रॉपिकल टाइप का होता है क्योंकि वो समुद्र से बहुत पास होता है। वहीं जो दिल्ली या पंजाब वाला एरिया होता है तो उसका क्लाइमेट कॉन्टिनेंटल टाइप का होता है क्योंकि वो समुद्र से बहुत दूर होता है। तो यहाँ पे हम लोग इस बात को कंक्लूड कर सकते हैं कि जो एरिया समुद्र के या वाटर बॉडी के जितने पास होगा वहाँ पे उतना ही मॉडरेट टाइप ऑफ क्लाइमेट को एक्सपीरियंस किया जाएगा। सो नाउ हम लोग पहुंच चुके हैं अपने लास्ट फैक्टर पे जो कि क्लाइमेट ऑफ इंडिया को अफेक्ट करता है, वो है एल नीनो इफेक्ट। तो देखो, एल नीनो बेसिकली एक वार्म ओशन करंट है जो कि इंडिया के आसपास नहीं बल्कि साउथ अमेरिका के पेरू के पास दिसंबर के महीने में ओरिजिनेट होता है। और ये जो वार्म ओशन करंट है तो ये हर साल नहीं होता है बल्कि 3-4 साल में एक बार ओरिजिनेट होता है। और ये जब भी ओरिजिनेट होता है तो ये इंडिया के मानसून के मैकेनिज्म को पूरी तरह से डिस्टर्ब कर देता है, जिस वजह से इंडिया में वीक ड्राउट लाइक सिचुएशंस हो जाते हैं। तो यहाँ पे हम लोग इस बात को कंक्लूड कर सकते हैं कि ये जो एल नीनो इफेक्ट या फिर एल नीनो वार्म ओशन करंट है तो ये इंडिया के क्लाइमेट के लिए एक नेगेटिव फैक्टर है। तो ये थे कुछ फैक्टर्स जो कि इंडिया के क्लाइमेट को डोमिनेट और अफेक्ट करते हैं। तो अब हम लोग इसके अगले पार्ट में बचे हुए टॉपिक्स जो है 4 मेजर सीजन्स ऑफ इंडिया एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेनफॉल को कवर करेंगे, और उसी के साथ हमारा ये क्लाइमेट वाला चैप्टर पूरी तरह से कंप्लीट हो जाएगा। आई होप कि तुम्हारे सारे टॉपिक्स क्लियर हुए होंगे, एंड इफ यस देन मेक श्योर टू शेयर दिस वीडियो टू योर बैचमेट्स and do subscribe to this channel as many more chapters and topics of ICSE class 10 are going to be covered soon. Until then, stay safe, be relaxed.